हाय एवरीवन, द सिविलियन टॉक के इस नए शानदार वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण का कार्य बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसी सर्वेक्षण के तहत आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी कि प्रपत्र 2 किस तरह से भरें। उसके बाद प्रपत्र 3(1) के बारे में जानकारी देंगे, वंशावली के प्रपत्र किस तरह से भरें। उसके बाद वंशावली निर्माण की जो प्रक्रिया है खुद से, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बताए हैं। और लास्टली प्रपत्र 2 और 3 किसके लिए ज़रूरी है, कौन सा दस्तावेज किस प्रपत्र में लगाना है और कैसे जमा करना है, वो सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर होगा। एक तो प्रपत्र 2 होता है और एक प्रपत्र 3(1) होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा प्रपत्र 2 स्वघोषणा का प्रपत्र है, जो रैयत द्वारा स्वामित्व उधारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र होता है। और इसके बाद एक प्रपत्र 3(1) होता है, जो वंशावली का प्रपत्र होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये प्रपत्र 2 किसको भरना है, कौन से व्यक्ति हैं जिनको प्रपत्र 2 भरना है और कौन से व्यक्ति होंगे जिनको प्रपत्र 3(1) भरना है। 3(1) मतलब वंशावली का प्रपत्र, ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे प्रपत्र 2 को लेके। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करूँगा मैं कि वो सारा चीज़ आपको क्लियर कर दूँ एक वीडियो के अंदर। और ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्वे अभी आप नहीं कराते हैं तो आपसे बहुत मिस्टेक हो जाएगी, बहुत भूल हो जाएगी। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ हमारा जो है राजस्व ग्राम, ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए। राजस्व ग्राम के अंदर अब जो आपको भरना है, तो आप जिस मौजे में रह रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। राजस्व ग्राम का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी हटनी गाँव के निवासी हैं, तो हो सकता है कि आपका जो ज़मीन है वो हटनी में भी हो सकता है, बगल के गांव घोघडिया में भी हो सकता है, बगल के गांव सीतामढ़ी में भी हो सकता है। इस तरह से आपका बहुत जगह ज़मीन हो सकता है। तो आपका ज़मीन जिस जगह पे है और जिस भी ज़मीन पे आप दावा कर रहे हैं, तो उसका उस ज़मीन जो जिस मौजा में रहेगा उस मौजा का नाम यहाँ पे होगा। मान लीजिए कि आपका जो ज़मीन है वो हटनी में है, मान लीजिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हटनी। आप हिंदी और इंग्लिश कहीं किसी भी तरह से भर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब इस हटनी का थाना नंबर कितना है, तो वो थाना नंबर यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद हल्का नंबर। हल्का दोस्तों होता है कि 2-4 मौजा मिला के एक हल्का कर्मचारी बनता है, हल्का नंबर बनता है। तो अगर ये आपको पता हो तो आप भर दीजिए, नहीं पता हो तो छोड़ दीजिए। ऐसे केवाला या खतियान के अंदर ये हल्का नंबर मिल जाएगा आपको, थाना नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हटनी मौजा जो है किस पुलिस थाना में आता है, अंचल क्या है, जिला क्या है, तो ये सब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब भर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि प्रपत्र 2 उन लोगों को भरना है जो जीवित हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रपत्र 2 उन लोगों को भरना है जो जीवित है और जिनके नाम से ज़मीन है, ठीक है। जो केवालगी ज़मीन लिए हुए हैं उनके लिए प्रपत्र 2 है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आता है कि जो जीवित नहीं है, मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस के अंदर होता है दोस्तों कि आप ये प्रपत्र 2 तो भरेंगे ही, साथ में प्रपत्र 3(1) जो मैंने आपको पहले दिखाया उसको भी भर के देना है, वंशावली का प्रपत्र, ताकि सर्वेयर को, कर्मचारी को समझ में आए कि आप जो हैं उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। इसलिए आपको 3(1) प्रपत्र भरना होता है। तो आज हम मेनली बात करेंगे प्रपत्र 2 को भरने का तरीका। तो ऊपर का जो भी है ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला देखिए, पहला कॉलम के अंदर लिखा हुआ है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। इस कॉलम को अगर आप समझ गए तो आपका आधा समस्या का हल हो जाता है। अक्सर लोग इसी कॉलम में गलत कर रहे हैं। देखिए, रैयत का नाम अगर आपके नाम से केवाला है तब तो फिर क्लियर है, आप ही रैयत हुए, ठीक है। तो आप इसमें एक करके आप अपना नाम, मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है तो आपने राम कुमार लिख दिया, तो आप हो गए रैयत। तो यहाँ से तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, आपका केवालगी ज़मीन है और आप रैयत हो गए, आपके नाम से ज़मीन है। आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद आप अपने पिता का नाम डालेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए खतियानी ज़मीन के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस केस में क्या करेंगे। उस केस में देखिए,
आपका खतियान में आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन होगा, ठीक है। और अभी जो खाता खुलेगा मृत व्यक्ति के नाम से खाता तो खुलेगा नहीं, खुलेगा किसके नाम से, उसके वंशज के नाम से जो जीवित है। तो उस केस में इस फॉर्म को कैसे भरना है, उस केस में आपको करना क्या है कि जो मूल रैयत है, मूल रैयत मतलब जिसके नाम से खतियान पहले था, तो उस खतियान में जिसका नाम है, मान लीजिए राम कुमार है और आप उसके पोते हैं, तो इसमें अब और पोते हैं और पोते मान लीजिए कि वो उसके बेटे हुए, इनके 2 बेटे हुए और 2 बेटे के मान लीजिए फिर 2 बेटे हुए। तो इसमें आपको वंशावली नहीं दिखाना है, वंशावली का फॉर्म तो भरिएगा ही, इसमें बस अब अंश करके, ये हम बता रहे हैं खतियान वालों के लिए, तो अंश 1 लिखना है और अंश 1 में फिर पहले आप जो भी नाम है, मान लीजिए श्याम नाम है तो श्याम लिख देना है। फिर अंश 2, अगर 2 बेटे हैं तो अंश 2 लिखना है और जो भी उसका नाम है वो लिख दीजिए, मान लीजिए राम बालक तो राम बालक लिख दिए। तो इस तरह से जो है आपको ये रैयत का नाम भरना है। मतलब ये कि मूल रैयत कौन है और अभी फिर से खाता किन के नाम से खुलना है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया रैयत का नाम। साथ में आप पिता का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे पिता करके, पिता जो भी हैं इनके, उनका नाम आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अस्थाई पता, अस्थाई पता में क्या सब होता है, ग्राम, पोस्ट, अंचल, थाना, ठीक है, जिला, पिन कोड, इतना चीज़ आपको दोस्तों डाल देना, ठीक है। उसके बाद देखिए खाता खेसरा रकबा। तो अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही खेसरा होगा, बहुत सारे प्लॉट होंगे आपके पास, बहुत सारा खाता होगा, तो आपको हर एक खाता का खेसरा लिखना है और उसका रकबा लिखना है और उसी खेसरा का, उसी प्लॉट का चौहद्दी भी लिखना है। तो मान लीजिए आपके पास जो एक कोई ज़मीन है उसका खाता नंबर 72 है और वो खेसरा मान लीजिए खेसरा नंबर 132 है, तो ये लिख दीजिए। उसके बाद उसका जो रकबा है मान लीजिए वो 10 डिसमिल का है, यहाँ लिख दीजिए 10 डिसमिल, ठीक। उसके बाद देखिए अब जो मान लीजिए केवाला की ज़मीन होगी और बहुत पहले आप खरीदे होंगे, तो हो सकता है उसका चौहद्दी उस समय अलग हो और अभी चौहद्दी बदल गया हो, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट का चौहद्दी लिखना है। चौहद्दी लिखना कैसे है, उत्तर में कौन है उसका नाम लीजिए, मान लीजिए इधर मोहन का है उत्तर में, तो मोहन लिख दिए। दक्षिण में कौन है वो लिखना है, पूरब में कौन है वो लिखना है, पश्चिम में कौन है, जिसका भी ज़मीन है वो चीज़ आपको दर्शा देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चौहद्दी समझ में आ गया। उसके बाद किस्म ज़मीन का, किस्म कहने का मतलब कि आपका जो ज़मीन है जिस पे आप दावा कर रहे हैं वो किस टाइप का है, आप उसमें खेती कर रहे हैं या आप उसमें बास कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं वो चीज़ आपको दर्शा देना है। मान लीजिए वो खेती है तो धनहर लिख दिए, यानी कि साल में 2 से ज़्यादा फसल हो रहा है, धनहर हो जाएगा। अगर साल में एक ही फसल हो रहा है तो उसको लिख दीजिएगा भीट। अगर मान लीजिए बास कर रहे हैं तो बास, पड़ती है तो पड़ती, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 8वां जो कॉलम है इसको आपको छोड़ देना है, अगर आप नहीं भर पाइएगा वो सर्वेयर जो अमीन होंगे, अमीन साहब वो भर देंगे। जमाबंदी संख्या ये आपको रसीद पे मिल जाएगा, ये याद रखिएगा कि आपको रसीद पे मिलेगा। अगर आप नया में ऑनलाइन रसीद कटवाए होंगे तो उसमें वर्तमान भाग लिखा हुआ होता है, तो वो वर्तमान भाग आपको अंकित कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 10वां कॉलम देखिए, भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार दान क्रय बंदोबस्त अन्य, मतलब कि आप इस जो ज़मीन यानी कि खाता 72 और खेसरा 132 का जो प्लॉट है उस पर किस आधार पे दावा कर रहे हैं, आपके पास इसका कौन सा साक्ष्य है, तो कौन सा साक्ष्य इसमें आपको भर देना है। अगर मान लीजिए आप केवाल की ज़मीन है तो यहाँ पे केवाला लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम है। और ये अभियुक्ति कॉलम है, अभियुक्ति उसके लिए होता है जिसके ज़मीन पे विवाद हो, कोर्ट केस चल रहा हो, विवादित ज़मीन वगैरह के लिए यहाँ पे आपको लिख देना है कि विवादित है, कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट नंबर डालना होता है। तो इस तरह से आपको भरना है। तो ये तो हो गया एक प्लॉट का। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 5 प्लॉट है, तो अब क्या करेंगे, तो अब एक यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब दूसरा प्लॉट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए 2 यहाँ लिख देना है और दूसरा प्लॉट मान लीजिए 85 नंबर खाता का है, 155 आपका खेसरा है, 15 डिसमिल है, ठीक है। फिर इसका आप चौहद्दी लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक फॉर्म के अंदर आपको 2 से 3 प्लॉट ही दर्शा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा प्लॉट है तो आप इसी फॉर्म का जीरोक्स करवा लीजिए और जितना भी फॉर्म में हो साफ साफ भर के आपको देना है, ताकि इसका जो ऑनलाइन एंट्री हो उसमें
दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्म भरने का तरीका। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद स्थान है, तिथि है, और आप अपना सिग्नेचर अंगूठे के साथ दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि प्रपत्र 3-1 जो हमारा होता है उसको किस तरह से भरा जाए। देखिए, जैसे कि आपको पहले से पता है कि प्रपत्र 3-1 जो है वंशावली का प्रपत्र है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसको भरने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने वंशावली पहले ही बना रखा है स्वप्रमाणित सादा पेपर पे। इसको क्या करना है, जैसे कि देखिए अंचल है। अब अंचल जो भी आपका ब्लॉक है, ब्लॉक का जो नेम है ये आपको यहाँ पे लिख देना है, जिला यहाँ पे लिख देना है, जिला जो भी आपका है वो दोनों लिख देना है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या है, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। अब जैसे अगर मान लीजिए आपके का खतियानी जमीन है और आप अभी 3 भाई हैं और तीनों भाई संयुक्त खाता खुलवाना चाह रहे हैं, या 5 भाई भी हो सकते हैं, जितना भी हैं आप लोग, अगर संयुक्त खुलवाना चाह रहे हैं तो प्रपत्र 2 भी आपने एक साथ भरा होगा, एक ही फॉर्म पे सबका नाम लिखा होगा। तो आप यहाँ भी सबका नाम बारी बारी से लिखेंगे और अपने पिता का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग खाता खुलवाना चाहते हैं, पहले तो ये समझिए कि वंशावली का प्रपत्र खतियानी जमीन है तभी आपको देना होगा, या नहीं तो पूर्वज के नाम से केवल है तभी ये फॉर्म को भरना है। ठीक है, अगर आप अकेले मतलब कि अलग अलग खाता खुलवाना चाहते हैं खतियानी जमीन के लिए, तो आप अपना नाम लिखिए। मान लीजिए आपका नाम सुरेश है, ठीक है, आप यहाँ पे सुरेश कुमार डाल दिए। ठीक है, अब आपके पिता का नाम महेश है, आपने यहाँ पे महेश यादव, कुछ भी आप जो भी नाम रहेगा डाल दिए। ठीक है, तो ये इतना से आपका हो गया। अगर आप संयुक्त खुलवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका 2 भाई और है और संयुक्त खुलवाना चाहते हैं, तो दूसरे भाई का यहाँ पे नाम दीजिए, तीसरे भाई का दीजिए, पापा में यही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग खुलवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम खुद लिखिए, हो गया। दूसरा भाई जो भरेंगे वो अपना नाम लिखेंगे, तीसरा भाई भरेंगे तो वो भी अलग फॉर्म भर के देंगे। ठीक है, तो ये आप अकेले के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप निवासी कहाँ के हैं, यानी कि मौजा आपका कौन सा है, यहाँ पे मौजा भर दीजिए। यहाँ पे ग्राम भरिए, पुलिस थाना भरना है, अंचल भरना है, जिला भरना है, और आप किस जाति से हैं। तो ये सारा चीज़ हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ने भूमि, जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। मतलब क्या कि ये भूमि जो है, ये वंशावली का प्रपत्र जो है, आप उसी केस में भर रहे हैं जब आपका खतियानी जमीन है या पूर्वज के नाम से केवाला है। तो वो जो केवाला है पूर्वज के नाम से, या खतियान जो है पूर्वज के नाम से, वो किसके नाम से, ये यहाँ पे पूछ रहा है। स्वर्गीय आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, तो स्वर्गीय मतलब ये पूछ रहा है कि खतियानी रैयत कौन है। अगर वो आपके दादा हैं तो यहाँ पे स्वर्गीय लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका दादा का नाम हो जाएगा। अगर वो आपके परदादा हैं तो परदादा का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, या हो सकते हैं वो आपके पिताजी भी हों, अब पिताजी नहीं जीवित हैं, उनके नाम से खतियान है या केवाला है, तो यहाँ पे उसका नाम आपको दर्ज करना है। ठीक है, स्वर्गीय के आपके पास। अब उनके पिता का नाम क्या है, मान लीजिए कि जो भी आपका खतियानी रैयत था या केवालगी रैयत था, उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम यहाँ पे अंकित कर देना है। ठीक है, उसके बाद उन ग्राम क्या है, उनका राजस्व ग्राम क्या है, अंचल क्या है, वो सारा चीज़। अब यहाँ पे जमाबंदी संख्या जो कि आपको रसीद पर होता है, रसीद का जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रविष्ट थे कि खतियान है या केवाला है, वो भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद खाता संख्या क्या है, मान लीजिए खाता संख्या 42 है, खेसरा 520 है, वो लिख दिए। रकबा कितना है, 10 डिसमिल है, वो लिख दिए। ठीक है, उसके बाद लगान कितना लग रहा है, तो वो चीज़ अगर आपको पता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यही सारा चीज़ आपको प्रपत्र 3-1 में भर देना है। साथ ही यहाँ पे याचिकाकर्ता मतलब आपके नाम से खाता खुलेगा। आप अगर मान लीजिए सुरेश हैं तो यहाँ पे सुरेश का सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रपत्र 3-1। इसके साथ एक छोटा सा फॉर्म ये भी है। तो अब देखिए इसको भरना कैसे है, तो वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल शेड्यूल जो आप बनाए होइएगा, तो शेड्यूल में आपने तो लिख दिया अलग अलग, अब उसी शेड्यूल को यहाँ पे इस पे चढ़ाना है। सेम टू सेम शेड्यूल को आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए, यानी तो प्रपत्र 2 जैसे आपने भरा, जो भी ज़मीन पे आपने दावा किया, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे कर देना है। अब जैसे कि मान लीजिए रैयत का नाम सुरेश, ठीक है, सुरेश जो भी है, पिता का नाम महेश, अस्थाई पता आपका जो है, यानी कि यहाँ पे आपको ग्राम लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, ठीक है, जिला लिखना है, पिन कोड लिखना है, जो भी है वो सारा चीज़ लिखना है। खाता खेसरा रकबा, मान लीजिए आपका 3 खाता में 10 रकबा में ज़मीन है,
तो 3 खाता लिखेंगे, मान लीजिए 42, 45, 56, ये 3 को खाता हो गया। इसमें रकबा खेसरा अलग अलग होगा, रकबा अलग अलग होगा, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, इसमें नहीं हटेगा। 2 फॉर्म भरिए, 3 फॉर्म भरिए, 4 फॉर्म भरिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट साफ साफ लिखना है। तो इस जो प्रपत्र है, ये जो हमारा फॉर्म है, इसमें आपको प्रपत्र 2 आपने जैसा भरा उसी तरह से इसको भी भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जमाबंदी संख्या अगर आपने रसीद कटवाया होगा तो आप उसमें दिख जाएगा आपको, तो वो सारा चीज़ आपको भर लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको फिर से यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमको वंशावली का प्रपत्र भरना है। वंशावली 3-1 का प्रपत्र इसी तरह से भरा जाता है। अब इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम वंशावली दे रहे हैं तो वंशावली का प्रपत्र क्यों भरे। देखिए, वंशावली आपने दिया, वहाँ पे वंश वृक्ष बना के दिया, ठीक है, लेकिन ये वंशावली का प्रपत्र है कि आप उसी के वंशज हैं और आप अलग तक दावा कर रहे हैं, यानी कि अलग आपका खाता खुलेगा, संयुक्त नहीं खुल रहा है, अलग खुल रहा है। संयुक्त खुलेगा तो यहाँ पे संयुक्त का नाम होगा, तो ये हमको वेरिफिकेशन के लिए ये वंशावली का प्रपत्र दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको शालीनता से भरना है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वंशावली किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि अब सरकार का नियम आ गया है कि वंशावली आप स्वप्रमाणित दे सकते हैं। तो स्वप्रमाणित वंशावली बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यह है दोस्तों कि वंशावली बनाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वंशावली आपका वैसे बनेगा कैसे, वो समझिए कि खतियानी अगर आपका पास ज़मीन है तो खतियानी ज़मीन में जिसका नाम है वही आपका मूल रैयत हुआ। हो सकता है वो आपका दादा हो, पापा हो, कोई भी हो सकते हैं जो जीवित नहीं है। तो आप वंशावली जैसे ही बनाना शुरू कीजिएगा तो खतियानी रैयत से ही वंशावली बनेगा। कभी भी आप ये मत सोचिए कि वंशावली जो हम बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि डिमांड है सर मेरे नाम पे, ठीक है, और खतियान है हमारे दादा के नाम से, तो वंशावली में हम क्यों बनाएं, यानी कि हमारे नाम से डिमांड आ गया है तो हम वंशावली क्यों बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, डिमांड एक अलग चीज़ होता है। डिमांड मतलब ये हुआ कि आपने डिमांड तुड़वा के, जमाबंदी तुड़वा के आप अपने नाम पे ले आया है। दैट मीन्स कि उस ज़मीन का आप उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मलगुजारी भर रहे हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि आप उस ज़मीन का मालिक हो गए हैं। तो इसलिए डिमांड से हमको वंशावली में कोई मतलब ही नहीं है। और इस सर्वे में जो है वंशावली पंजी निर्मित होगा और वो रजिस्टर एक बनेगा। इसलिए आपको वंशावली हमेशा खतियान है तो खतियान से, या केवाला है, केवाला पूर्वज के नाम से है तो केवाला से ही वंशावली निर्माण होगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका वंशावली दादा के नाम से, तो किस तरह से बनेंगे। सबसे पहला चीज़ कि जो भी आपके खतियान या केवाला में जिसका नाम रहेगा वो मृत रहेगा। तो देखिए, हमने शुरू कैसे किया है कि स्वर्गीय धर्मदेव महतो, ठीक है, आपके मान लीजिए दादाजी हैं। अब उसकी पत्नी का भी नाम आप दर्शा सकते हैं, जो जीवित नहीं है लिख दिए, जिरमानी देवी मृत है, ठीक है। उसके बाद पिता, अब इनके पिता कौन है, यानी कि आपके दादाजी हैं, इनके पिता कौन है, तो पिता स्वर्गीय मौजी महतो, ठीक है। तो ये हो गया। अब समझिए कि ये धर्मदेव महतो थे, ठीक है। अब धर्मदेव महतो के कितने पुत्र हुए, देखिए नीचे में हमने दर्शा दिया कि धर्मदेव महतो के 2 पुत्र हुए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि दुर्गा दयाल महतो और बैजनाथ महतो, ठीक है। अब इन दुर्गा दयाल महतो जो है अब जीवित नहीं है। तो जब जीवित नहीं है, वंशावली का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जीवित हैं वहीं पे वंशावली खत्म हो जाएगा, वंशवृक्ष खत्म हो जाएगा, उसी के नाम से खाता खुल जाएगा। ये देखिए, ये जीवित हैं लेकिन ये जीवित नहीं है। तो अब क्या होगा, ये जीवित नहीं है तो इनके कुछ तो वंशज होंगे, तो इनके वंशज को अब हम दर्शाएंगे, लेकिन ये जीवित है तो इसी के नाम से खाता खुलेगा, तो इनके वंशज को हम नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। तो इनके वंशज को नहीं दर्शाएंगे, लेकिन इनके तो दर्शाएंगे। इनके हम क्या किए, इनके वंशज को देखिए किस तरह से दर्शाए हैं। अब इनके 4 पुत्र हुए, मान लीजिए, तो 4 पुत्र हुए, तो पहला पुत्र का नाम हमने दर्शा दिया। पहला पुत्र कौन हुए, पहला पुत्र आपका हो गया अशोक कुमार, ठीक है, ये पहला पुत्र। ये दूसरा पुत्र सत्यनारायण कुमार, तीसरा तेजनारायण कुमार, चौथा राकेश कुमार, ठीक है। ये चारों पुत्र को हमने दर्शा दिया और ये चारों पुत्र क्या है, इनके जीवित हैं। तो अब जो खाता खुलना है, यानी कि खतियान का जो निर्माण होना है, तो इधर तो बैजनाथ महतो के नाम से होगा और इधर इनके चारों पुत्र के नाम से होगा, ठीक है, इनके चारों। अब एक कंडीशन होता है कि ये चारों अगर मान लीजिए चाहेंगे कि हम खाता संयुक्त खुलवाएं, ये चारों चाहेंगे कि खाता हम संयुक्त खुलवाएं, तो इनका खाता संयुक्त खुलेगा। एक ही फॉर्म के अंदर सब चारों भाई नाम भर के देंगे, वंशावली का भी फॉर्म और प्रपत्र 2 को भी। लेकिन अगर चाहेंगे कि हम अलग अलग खुलवाएं, उस केस में क्या करना पड़ेगा,
राकेश जी को अलग फॉर्म भरना है, तेज नारायण को अलग भरना है, सत्यनारायण को अलग और अशोक को अलग भरना है। और बैजनाथ जी तो अकेले हैं, मतलब ये इनके चाचा हो गए तो इनको तो भरना ही भरना है, ठीक है। तो बैजनाथ जी के नाम पे खोलेंगे खाता और बाकी इनके चारों के नाम पे खाता खोलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि क्या सर वंशावली में अपनी बहन बेटी का नाम देना ज़रूरी है? तो यहाँ पे एक ही चीज़ बोलेंगे दोस्तों कि ज़रूरी तो है, क्योंकि सरकार का नियम है, आप वंशावली में बहन बेटी का नाम दर्ज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप नहीं दर्ज करते हैं तो आपकी जो बहन बेटी है उनको अगर चाहिए होगा तो आपको देना पड़ेगा, नहीं उनको चाहिए तो एक आप शपथ पत्र बनवा के इसके साथ अटैच कर सकते हैं उनसे, ठीक है। तो इस तरह से आप वंशावली बना सकते हैं, दादा फिर पिताजी, पिताजी के फिर बेटे। ये पिताजी नहीं रहे इसलिए बेटे के नाम पे खुला, यहाँ पे पिताजी हैं तो उन्हीं के नाम पे खाता खुल जाएगा। अब मान लीजिए तो 3 पुस्त हुआ, हो सकता है किसी के 4 पुस्त हो, 5 पुस्त बीत गए हो, तो आपको इसी तरह से वंशावली का निर्माण करना है ताकि वंशावली वृक्ष जो बना या वंशावली पंजी जो हम निर्माण करेंगे उसमें हमको कोई तकलीफ ना हो, समस्या ना हो, सरकार के सामने वो रजिस्टर मेंटेन होता है, ठीक है। इतना करने के बाद ये आपको खुद से करना है दोस्तों, किसी के पास जाना नहीं है। पहले क्या था कि वंशावली निर्माण करने के लिए आपको सरपंच साहब के पास जाना होता था साइन लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ अब समस्या नहीं है। अब क्या करना है, आपको ऐसे खुद से बना लेना है और नीचे में लिख देना है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये वंशावली निर्मित हुआ है ये सत्य है। अगर असत्य पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और इसके नीचे आप जो भी है, देखिए सत्यनारायण जी बना के दिए हैं तो सत्यनारायण जी जो भी देंगे उसका साइन यहाँ पे अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वंशावली का निर्माण कर लेना है। तो आशा करता हूँ वंशावली बनाने का जो प्रोसेस है, जिससे आपको समस्या आ रहा था कि किससे बनाए, कहाँ बनाए, कैसे बनाए, तो वो सारा चीज़ क्लियर हो गया। किसी से साइन नहीं करवाना है, खुद से साइन करना है, स्वप्रमाणित कर दीजिए और आप जमा कीजिए। पूर्वज के नाम से केवाला है तब आपके लिए क्या जरूरी है, सबके लिए अलग अलग प्रपत्र की आवश्यकता है। तो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। साथ ही ये भी बताऊँगा कि किस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है फिर भी आप इस सर्वे में किस तरह से भाग ले सकते हैं, ये सारा जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो नए जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ क्या है कि ज़मीन जो होता है आदमी के पास 2 ही तरह से आप ज़मीन का मालिक होते हैं। पहला तो वैसा ज़मीन जिसका आपके पास केवाला होता है या आपने जिसको खुद से खरीदा होता है, यानी कि केवाले की ज़मीन। दूसरा ज़मीन ऐसा होता है जिसका आपके पास खतियान होता है, जो आपके पूर्वज के नाम से होगा। और एक और भी ज़मीन होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पूर्वज ने केवाला करवा के गया और अब वो नहीं रहे, तो वो ज़मीन भी केवाले की ज़मीन होती है। देखिए कंडीशन फर्स्ट ये है कि अगर आपने कोई भी ज़मीन खुद से खरीदा है, केवाला की ज़मीन है वो, और आप जीवित हैं, तो आप क्या हुए, खुद रैयत हुए उसका। तो जब आपका केवाला की ज़मीन है और खुद आप जीवित हैं, उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों कि अगर आपने खुद से केवाला करवाया है और आप जीवित हैं, तो जीवित अगर आप हैं तो आप खुद रैयत हुए। इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। उसके बाद दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि अगर आप जीवित नहीं हैं, अगर आप जीवित नहीं करने का मतलब कि आपके पूर्वज ने केवाला करवाया और वो अब जीवित नहीं रहे, तो उस केस में उस केवाले की ज़मीन के लिए प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1 दोनों हमको भरना पड़ेगा। सेम टू सेम खतियानी रैयतों के लिए हमको दोनों प्रपत्र भरने की आवश्यकता होता है, प्रपत्र 2 भी और प्रपत्र 3-1 भी, ठीक है। तो प्रपत्र 2 जैसा कि आपको हम पहले बताया कि स्वघोषणा का प्रपत्र होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि प्रपत्र 2 जो हमारा स्वघोषणा का प्रपत्र होता है। प्रपत्र 3-1 हमारा देखिए वंशावली का प्रपत्र होता है। तो ये वंशावली के प्रपत्र हम कब मांग करेंगे, जब आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन हो। पूर्वज के नाम से ज़मीन होगा तो हमको वंशावली का प्रपत्र भरना पड़ता है। तो वंशावली का प्रपत्र हम भरेंगे उस केस में जब खतियानी ज़मीन है या नहीं तो पूर्वज के नाम से केवाला है, ठीक है। इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए अगर आप खुद जीवित हैं, आपके खुद के नाम से केवाला है, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो प्रपत्र 2 का फॉर्म भरना है,
दूसरा केवाला का नकल अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका जीरोक्स करके लगाइए। रसीद लेटेस्ट रसीद है तो लेटेस्ट रसीद का जीरोक्स लगाइए। नहीं है, पहले वाला है तो पहले वाला लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड का नकल लगा देना है। बस ये 4 चीज़ें आपको करके देना है, आपका सर्वे हो जाएगा। ये हो गया जीवित व्यक्ति के लिए, ठीक है, जो खुद रैयत है। उसके बाद जिसके पास केवाला की ज़मीन है, पूर्वज की केवाला की ज़मीन है या खतियानी ज़मीन है, उस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपके पास खतियान है या अगर आपके पास केवाला है पूर्वज का, तो उस केवाला या खतियान का आपको नकल लगा देना है। साथ ही रसीद का नकल लगा देना है। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि रसीद अगर नया है तो नया लगाइए, पुराना है तो पुराना लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए, ठीक है। आधार कार्ड का नकल लगा दीजिए। इसके अलावा वंशज की ज़मीन के लिए, पूर्वज की ज़मीन के लिए आपको एक वंशावली देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, पहले जो है वंशावली कोर्ट से बना के हम लोग लेते थे। उसके बाद उससे पहले जो है सरपंच साहब और सचिव जी से निर्गत होता था। बट अभी सर्वे में तेज़ी लाने के लिए वंशावली जो है अब स्वप्रमाणित हम लोग भी ले रहे हैं। मतलब एक सादा पेपर पे आपको एक वंशावली खुद से बना लेना है और उसको इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देना है, आपका कार्य हो जाएगा। अब वंशावली लेते क्यों, इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए आपके पूर्वज की ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन पे आप दावा कर रहे हैं कि वो मेरा है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो ज़मीन आपका ही है? इस चीज़ का तो कोई प्रमाण होना चाहिए। चूँकि सरकारी काम कोई भी मौखिक आधार पे नहीं होता है, इस वजह से आपको एक वंशावली देना पड़ता है। और अब एक सिंपल प्रोसेस हो गया है कि आपको खुद से स्वप्रमाणित वंशावली बना लेना है। कैसे बनाना है उस चीज़ की जानकारी मैं एक आने वाले वीडियो में दूंगा, इसलिए आप चैनल पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया वंशावली। उसके बाद एक बंटवारानामा होता है। ये दोनों चीज़ को लेके बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें नहीं करें, कैसे बनाएं। तो इस चीज़ को लेके अब आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, खुद से बनाना है, स्वप्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है साइन करवाने के लिए, ठीक है, और किसी को कुछ भी देने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद आपको पता है कि आपके वंशज कैसे हैं। और बनाना कहाँ से है, खतियानी ज़मीन है, खतियानी जो रैयत है वहाँ से आपको वंशावली स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर लोग जीवित हैं या जिस रैयत के नाम से खाता खुलना है वहाँ पे आपको वंशावली को ख़त्म कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस केस में एक होता है बंटवारानामा, शेड्यूल, यानी कि किस ज़मीन पे किसका दखल है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपके दादा के नाम से ज़मीन था और अभी 4 बंटवारा हो गया, 4 आदमी में, 4 भाई हैं आप लोग, तो चारों के कब्जे में कौन कौन सा ज़मीन है, चारों के अंदर कौन कौन सा ज़मीन है, उस चीज़ का आप एक शेड्यूल बनाइएगा। चारों का नाम लिखना है, जिसके दखल में जो भी ज़मीन है उस चीज़ को लिखना है। साथ ही इस शेड्यूल के नीचे चारों व्यक्ति का सिग्नेचर मस्ट है, ताकि कुछ दिनों के बाद दावा का जब समय है तो कोई उसमें से आदमी, कोई भी भाई आके ये बोले कि हम इस ज़मीन से संतुष्ट नहीं हैं, हम इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए आपको बंटवारा शेड्यूल पर साइन सभी भाई का सहमति की आवश्यकता है, तो वो चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। तो बंटवारे पे सबका साइन चाहिए, वंशावली पे सिर्फ और सिर्फ आप अकेले भी साइन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और समझिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होंगे जो संयुक्त खाता खुलवाने चाह रहे होंगे, कुछ लोग होंगे कि अलग अलग खुलवाना चाह रहे होंगे। तो अगर संयुक्त खाता खुलवाना है तो आप एक फॉर्म के अंदर ही सबका नाम मेंशन करेंगे, ठीक है, और फॉर्म भर के आप जमा करेंगे, साथ में सभी का आधार कार्ड अटैच कर देंगे उसी फॉर्म के साथ। लेकिन अगर आपको अलग अलग खाता खुलवाना है, मतलब कि डिफरेंट खाता खुलवाना है, तो अलग अलग फॉर्म भरना है और अलग अलग डॉक्यूमेंट लगा के देना है। वंशावली और बंटवारानामा, उसी वंशावली बंटवारानामा को आप जिरक्स कीजिएगा और सब में लगा दीजिएगा। यानी कि 4 भाई हैं तो चारों उसी बंटवारानामा, उसी वंशावली को चारों जगह लगा दीजिएगा, आपका खाता खुल जाएगा, आपका खतियान का निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नो डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी आपके पास न खतियान है, न केवाला है, न रसीद है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस केस में क्या करें? देखिए, इस केस के लिए हम अभी एक ही बात बोल सकते हैं दोस्तों कि सर्वे में भाग लेने के लिए एटलीस्ट आपको खाता खेसरा पता होना चाहिए। कम से कम आप जिस ज़मीन पे आपका दखल है उस ज़मीन का आपको खाता खेसरा पता कीजिए, ठीक है। खाता खेसरा जैसे ही आप पता कर लेते हैं तो खाता खेसरा के आधार पर आप फॉर्म भरिए, अपना आधार कार्ड अटैच कीजिए और जमा कीजिए, ठीक है। खाता खेसरा और चौहदी के आधार पर
ताकि बाद में जब हम लोग किश्तवाड़ी के समय आपके फील्ड पे उतरे तो हम वेरीफाई कर पाए। क्योंकि होता है बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज़ नहीं होगा, लेकिन पहला चीज़ तो यह है कि आप दस्तावेज़ का व्यवस्था कीजिए। ऑनलाइन होता है या किसी ब्लॉक से होता है या आपके डिस्ट्रिक्ट से होता है तो आप व्यवस्था कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हम बोले कि खाता खेसरा को आप पता कीजिए और खाता खेसरा के आधार पर फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं। लेकिन आप फॉर्म ज़रूर भरिए, प्रपत्र ज़रूर भरिए, ताकि हमको पता चले कि आपने दावा तो किया एटलीस्ट। क्योंकि दावा अगर नहीं कीजिएगा तो आपका सर्वे शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं कि ये तो हो गया यहाँ तक बात। उसके बाद प्रपत्र 3(1) को किस तरह से भरना है, जैसे कि वंशावली का प्रपत्र होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि सर वंशावली अगर हम दे रहे हैं सादा पेपर पे तो 3(1) का जरूरत क्यों पड़ा। भाई वंशावली आप बना के उस पर दे रहे हैं, वंशावली का वो प्रपत्र है, उसमें सब कुछ नहीं भरना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जिसके नाम से खाता खुलना है वो चीज़ भरना है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वंशावली का जो प्रपत्र है उसको किस तरह से भरा जाए। ठीक है, प्रपत्र 2 भरना नहीं सीखे हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से बताया है, तो वो चीज़ आप सीखिए जाके। फॉर्म भरने में गलती मत कीजिए। वंशावली कैसे बनाना है, बंटवारानामा कैसे बनाना है, वो सारा चीज़ें मैं एक एक करके वीडियो में ला रहा हूँ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो ज़मीन सर्वे को लेके तो आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी इस सर्वे का एक पार्ट हैं। तो आपका जो समस्या होगा हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।